गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मुद्रा परिमाण सिद्धांत। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अन्य बातों के समान रहने पर प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध होता है। अगर मुद्रा के परिमाण को 50% बढ़ाया जाता है तो कीमत स्तर भी 50% बढ़ जाएगा और इसके अपोजिट भी उतना सही है। इसी तरीके से हमने पढ़ा था मुद्रा के परिमाण और मुद्रा मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है। अगर मुद्रा के परिमाण में 50% वृद्धि कर दे तो मुद्रा का मूल्य 50% गिर जाएगा और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। ठीक है, तो इससे संबंधित हमने डायग्राम भी देखा था। ये डायग्राम आपको पता ही है, लास्ट टाइम हमने देखा है कि ये डायग्राम आपके क्या बता रहा है। ये बता रहा है आपके प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध। किन किन के बीच में बता रहा है ये प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध? सामान्य कीमत स्तर, या आप इसे कहते हैं मूल्य स्तर भी कह सकते हैं, और मुद्रा का परिमाण या मुद्रा की मात्रा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाती है 25 से 50, 50 से 75 करोड़, इसी तरीके से मुद्रा का जो सामान्य कीमत स्तर है या मूल्य स्तर है ये भी बढ़ता हुआ जाता है, जो कि इन दोनों के बीच में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध की विवेचना कर रहा है। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमने रीड आउट किया था, मुद्रा के परिमाण और मुद्रा मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है। अगर मुद्रा के परिमाण में 50% वृद्धि कर दे तो मुद्रा का मूल्य भी 50% गिर जाएगा, और अगर मुद्रा के परिमाण में 50% कमी कर दे तो उसी अनुपात में मुद्रा का मूल्य 50% बढ़ जाएगा। इससे संबंधित डायग्राम भी हम कर चुके थे, आप ये देख ही लीजिए। इस डायग्राम में हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि जिस तरह यहाँ पर ओ अक्ष पर मुद्रा की मात्रा है, ओ वाई अक्ष पर मुद्रा का मूल्य लिया गया है, और अक्ष पर जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाती है 2m से 3m और 3m से 4m, जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ाती जाती है मुद्रा का मूल्य भी मुद्रा के मूल्य में उस अनुपात में ही कमी आती है। आप देख सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा जब m होती है ऐसी परिस्थिति में मुद्रा का मूल्य है ये 1/p है। ठीक है, जैसे ही मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाती है और ये बढ़ाकर 2m कर दी जाती है तो आप देख सकते हैं कि जो मुद्रा का मूल्य है 1/p से कम होकर ये हो चुका है 1/2p। ठीक है, आप देखिए हर का मान ज़्यादा है, अगर हर का मान ज़्यादा होगा तो वो जो संपूर्ण मूल्य होता है उसकी जो मात्रा उसका जो मूल्य होता है वह कम हो जाता है। इसी तरीके से जब आप 2m से बढ़ाकर मुद्रा की मात्रा 4m कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मुद्रा का मूल्य है वो 1/4p हो जाता है, जो कि बता रहा है कि मुद्रा का मूल्य और कम हो चुका है। तो ये सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप यहाँ देखिए कि यहाँ जो कर्व बन रहा है ये कर्व आपको इसकी जो शेप है ये आयताकार हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये कर्व का नाम है, जो ये कर्व की शेप बता रही है। इस कर्व के जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो विशेषता ये होती है कि इसका क्षेत्रफल हर एक पॉइंट पर बराबर होता है। आप यहाँ इस क्षेत्रफल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए, इसमें मान लीजिए कि पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे OM आपके मुद्रा परिमाण दिया हुआ है और O1/p ये आपका मुद्रा का मूल्य है। ये पूरा जो क्षेत्रफल है आप इसको यहाँ देख सकते हैं। इस क्षेत्रफल को आप क्षेत्रफल का कैसे करेंगे कैलकुलेशन? OM इंटू O1/p। ठीक है, तो ये आपने क्षेत्रफल का कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो होगा ये आपका m/p। ठीक है, तो इस पूरे एरिया का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? m/p। इसी तरीके से जब हम मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाती है, मान लीजिए m से 2m कर दी जाती है मुद्रा की मात्रा, ऐसी परिस्थिति में आप ये देखिए कि और इस परिस्थिति में मुद्रा का मूल्य वो गिर के हो चुका है 1/2p। ठीक है, तो यहाँ B पॉइंट पर अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, B पॉइंट पे क्षेत्रफल क्या हुआ? ये होगा आपका ये 2m इंटू 1/2p। ठीक है, आप इसको काटेंगे, काटने के बाद में जो आपका आएगा सॉल्यूशन वो होगा m/p। आपको ध्यान हो A पॉइंट पे भी आपका जो क्षेत्रफल आ रहा था वो था m/p। ठीक है ना, यहाँ B पे जो क्षेत्रफल आ रहा है, क्षेत्रफल का मान आ रहा है m/p। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं, अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाती है 4m कर दी जाती है, ऐसी परिस्थिति में मुद्रा का मूल्य गिर के 1/4p हो गया। अब हमें C पॉइंट पे मुद्रा का ये एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं
तो ये क्षेत्रफल हुआ आपका 4m इंटू 1/4p। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपका जो इस एरिया का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो क्षेत्रफल हो रहा है m/p। ठीक है, तो आप ये देखिए ABC तीनों ही पॉइंट पे क्षेत्रफल का जो मान आ रहा है वो मान है m/p, यानी हर एक एरिया में क्षेत्रफल आपकी क्या है, समान है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है, आयताकार हाइपरबोला कर्व की जो विशेषता है वो विशेषता यही है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल का जो मान होता है वह समान होता है सभी पॉइंट्स पे। ठीक है, आगे इसमें हम देखते हैं अजप्शन। अगर हम देखें मुद्रा परिमाण सिद्धांत की, तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत की जो अजप्शन है ये है व्यापार की मात्रा स्थिर होती है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मुद्रा व साख मुद्रा के अनुपात स्थिर होनी चाहिए। नेक्स्ट है चलन गति स्थिर रहनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके साख मुद्रा अपरिवर्तित रहे और अन्य बातें। ठीक है, यानी अगर हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत की बात करें, जो कि हमने अभी लास्ट वीडियो में किया था हमने, तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत को बनाते वक्त हमें कुछ ना कुछ अजप्शन लेके चलना होता है। इन अजप्शंस को अगर हम बात करें तो ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। जो अगर वस्तु और सेवाओं की मात्रा अगर स्थिर रहेगी तो मुद्रा द्वारा की जाने वाली वस्तु और सेवाओं की मात्रा स्थिर रहेगी, तो इसका वस्तु और सेवाओं में परिवर्तन के प्रभाव को हमें इसमें अध्ययन नहीं करना है। हमारा मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से कीमत पे क्या परिवर्तन आता है, या हम कह सकते हैं मुद्रा के मूल्य पे क्या परिवर्तन आता है। हमें इस चीज़ के ऊपर अपना फोकस रखना है। हमारा स्टडी ऑफ एरिया हमारा सिर्फ इतना सा है। ठीक है, हाँ, तो हमें मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का अध्ययन करना है, तो हमें इन सारे पॉइंट्स जैसे व्यापार की मात्रा को हमें स्थिर मानना पड़ेगा। सौदों में परिवर्तनों की संभावना नहीं रखनी होगी। इसी प्रकार से मुद्रा व साख मुद्रा का अनुपात हमें स्थिर रखना होगा। चलन गति सभी को स्थिर मान के हमें चलना होगा। अब अगर हम बात करते हैं मुद्रा परिमाण सिद्धांत के समीकरण की, तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत के चूँकि समीकरण की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ अगर समीकरण को लिया जाए तो ये है कि एक दी हुई समय अवधि में मुद्रा का मूल्य एक दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि वस्तु और सेवाओं का मूल्य दूसरी दिशा में। पर एक मुद्रा निर्भर अर्थव्यवस्था में इन दोनों प्रवाहों का मूल्य बराबर होना चाहिए, क्योंकि मौद्रिक भुगतानों की कुल मात्रा बेची गई समस्त वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य से संतुलित हो जाती है। आप जानते ही हैं, जैसे ही आप एज ए कस्टमर आप प्रोड्यूसर से कोई माल खरीदते हैं तो इसके बदले में आप मनी दे रहे हैं, उसके बदले में प्रोड्यूसर आपको क्या है, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो इनका जो फ्लो है, इस फ्लो का जो, ठीक है, ये मूल्य यानी यहाँ जो आपने मुद्रा दी और यहाँ जो आप वस्तु और सेवाओं को परचेस कर रहे हैं, इनका मूल्य बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेची गई मात्रा ये इस तरीके से। तो अगर हमें संपूर्ण मौद्रिक व्यय प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे? अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई के बारे में पता लगाना है, तो मुद्रा सप्लाई का पता लगाने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपके व्यवसाय की भौतिक मात्रा इंटू औसत मूल्य। क्योंकि आप हर इंडिविजुअल गुड्स की प्राइस को नहीं काउंट करेंगे, आपको एवरेज प्राइस लेनी पड़ेगी सभी गुड्स एंड सर्विस की जो भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है। तो वस्तुओं की भौतिक मात्रा आ गई यहाँ पर। ठीक है, जिसको आप क्या कर रहे हैं, ट्रेड करते हैं, और उसको आप क्या है, एवरेज प्राइस से इंटू कर दीजिए, तो जो मिलेगा वो आपके मनी सप्लाई हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। तो इस आधार पे हम अगर मुद्रा परिमाण सिद्धांत का समीकरण देखें तो मुद्रा की मात्रा, वस्तु और सेवाओं की मात्रा तथा कीमत स्तर के आपसी संबंध को प्रदर्शित करते हुए मुद्रा परिमाण सिद्धांत को हम निम्न समीकरण से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये समीकरण है आपका P बराबर M/T। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M बराबर PT। कोई से भी फॉर्मूले में आप इसे कर सकते हैं। P का मतलब हो गया सामान्य कीमत स्तर, M का मतलब है देश में प्रचलित मुद्रा का कुल परिमाण, परिमाण का मतलब हुआ मात्रा, टी का मतलब हुआ वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा या कुल व्यापार को व्यक्त करते हैं। इस समीकरण में टी की मात्रा स्थिर मान लिए जाने पर हम ये मान लेते हैं कि इकोनॉमी में जो भी वस्तु और सेवाएं जो प्रचलित है उसकी मात्रा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स है, वो स्थिर है। अगर हम उसे कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लेने के कारण अब पी में सभी परिवर्तनों को एम से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किया गया, यानी हमने ये मान लिया है
कि P बराबर M अपॉन टी। अगर हम ये मान लेते हैं कि T कांस्टेंट है, T में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर फिर रिलेशन किसके बीच में हो गया, P और M के बीच में। और इस रिलेशन में हम क्या प्राप्त कर रहे हैं कि M की मात्रा में कुछ भी परिवर्तन करते हैं उसका डायरेक्ट उससे क्या है, P में भी परिवर्तन आता है। अर्थात M में कुछ भी परिवर्तन होगा, P में भी उसके प्रत्यक्ष आनुपातिक परिवर्तन होगा। अब इस समीकरण के दोष हैं, दोष क्या हैं कि इन्होंने देश में मुद्रा में केवल वास्तविक प्रचलित मुद्रा के परिमाण को लिया है, उसके चलन वेग की उपेक्षा कर ली। चलन वेग को हम अध्ययन कर चुके हैं। चलन वेग क्या होता है आपका कि मुद्रा की एक इकाई सौदों के लिए कितनी बार प्रयोग में ली जा रही है। इसी प्रकार से इन्होंने साख मुद्रा को भी, साख मुद्रा और साख मुद्रा के चलन वेग को भी इन्होंने इग्नोर कर दिया है। तो अगर हम उसे इंक्लूड करते हैं इसमें, तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है आपका P बराबर MV अपॉन टी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, MV जो कि मुद्रा की कुल मांग को बता रहा है और PT जो कि मुद्रा की कुल सप्लाई को बताता है। M मीन्स मुद्रा की मात्रा, V मीन्स हो गया इसके चलन वेग, P का मतलब है सामान्य कीमत स्तर और T है सौदों की मात्रा। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P बराबर MV अपॉन टी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PT बराबर MV। यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया है इनके सभी के इनके P का मतलब क्या होता है, T और MV का मतलब क्या है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि V यानी वेलोसिटी या मुद्रा का जो वेग है और वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा है ये क्या है, स्थिर है। ऐसी परिस्थिति में इनकी स्थिरता में चूँकि फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है MV अपॉन टी, अब चूँकि ये और टी आपका, आप ये कह सकते हैं कि P बराबर MV अपॉन टी, यहाँ पर T और यहाँ पे T और V और T को कांस्टेंट कर दिया, तो अब हम क्या है, हमें P और M के बीच में रिलेशन का पता चलेगा कि M में परिवर्तन होने से P में क्या परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार P में सभी परिवर्तन MV के परिवर्तनों से प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक रूप से संबंधित हैं। इस समीकरण में यद्यपि वैधानिक मुद्रा और उसकी चलन गति को मुद्रा परिमाण मालूम करने के रूप में ध्यान में रखा गया है, परंतु इसके दोष क्या क्या हैं, इसमें साख मुद्रा को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसी प्रकार साख मुद्रा के चलन वेग को भी सम्मिलित नहीं किया गया। अतः उपरोक्त दोषों को देखते हुए फिशर के द्वारा नया समीकरण प्रस्तुत किया गया। ये नया समीकरण अगर हम देखें तो हमें पहले फिशर की क्वांटिटेटिव थ्योरी के बारे में भी अध्ययन कर लेना चाहिए साथ में। ठीक है, तो फिशर के द्वारा मुद्रा का परिमाण सिद्धांत वैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप दिया गया। इनके द्वारा मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या में इन्होंने नकद आदान प्रदान दृष्टिकोण या कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच को अपनाया। कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच का मतलब क्या है कि मुद्रा ट्रांजैक्शन के काम आ रही है, सेविंग के काम नहीं आ रही है, सौदों के लेन देन के लिए, यानी आपके पास में जो भी मुद्रा है वो सारी क्या है, सौदों के लिए उपयोग में ली जा रही है, उससे आप बचत नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, तो इन्होंने इनकी जो पुस्तक है इसमें इनका इन्होंने मुद्रा परिमाण सिद्धांत दिया है। ये पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, 1911 में पब्लिश हुई थी। पुस्तक का नाम है परचेसिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, और इन्होंने नकद विनिमय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। नकद विनिमय दृष्टिकोण से मतलब समझिए, यानी मुद्रा सिर्फ और सिर्फ विनिमय का माध्यम है। ये कहते हैं अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी है तो मुद्रा का मूल्य आधा होगा, और अगर मुद्रा की मात्रा आधी है तो मुद्रा का मूल्य दुगना होगा। ठीक है, इनके फॉर्मूले में इन्होंने जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत का इनसे पहले दिया गया फॉर्मूला जो था उसमें इन्होंने आंशिक संशोधन किया, और वह उस संशोधन में इन्होंने बैंक मुद्रा और या आप कह सकते हैं साख मुद्रा के चलन वेग को इन्होंने सम्मिलित किया है। तो इनके जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका ये हो गया, P बराबर MV प्लस M-V अपॉन टी। यहाँ पर M का मतलब हो गया मुद्रा की मात्रा, V का मतलब है मुद्रा का वेग, P का मतलब है सामान्य कीमत स्तर, T का मतलब है सौदों की मात्रा या व्यापार की मात्रा, और M- का मतलब है साख मुद्रा। ठीक है, और V- का मतलब है साख मुद्रा का चलन वेग। इस फॉर्मूले को हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, PT बराबर MV प्लस M-V। ठीक है, यहाँ PT क्या बता रही है, ये मुद्रा की मांग है। कैसे पता लग रहा है ये मुद्रा की मांग है, T का मतलब है ट्रेड में, यानी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा।
वस्तु और सेवाओं की मात्रा को आप उनकी औसत कीमत से गुणा करेंगे, यानी इतनी मुद्रा तो चाहिए अगर आपको वस्तु और सेवाओं की मात्रा खरीदनी है, ठीक है ना। ये तो मुद्रा की मांग हो गई। और एमवी यानी ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा कितनी मुद्रा निकाली गई है और उसका चलन वेग क्या है। इसी तरीके से बैंकों के द्वारा जो मुद्रा रखी जाती है और जो आगे लोन में दी जाती है उसकी मात्रा और उसके चलन वेग को, ये मुद्रा की पूर्ति को शो करते हैं, ठीक है। यानी मुद्रा की यानी इक्वेशन क्या है अपने आप में, मुद्रा की मांग बराबर मुद्रा की पूर्ति, ठीक है। आगे इसमें चलते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि वी डैश टी, इन सबको अगर हम कांस्टेंट और एम और जाता है और एम और एम डैश इनके बीच में एक आनुपातिक संबंध है। आनुपातिक संबंध अगर मान लीजिए, इस आनुपातिक संबंध की भी हम बात करते हैं, यहाँ पे ये भी स्थिर मान लिया जाता है कि इन दोनों के बीच में आनुपातिक संबंध है, वह अपरिवर्तनीय अनुपात बना रहता है, यानी कुछ भी चेंज नहीं होता है, एक अनुपात इनके बीच में बना हुआ है। तो ये क्या कहता है, ये फॉर्मूला कि m की मात्रा बढ़ेगी तो p की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी m की मात्रा बढ़ेगी तो p की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। और मैंने क्या माना है इसमें v डैश m डैश और t इन सबको हमने कांस्टेंट मान लिया है। इसी प्रकार से m कम होगा तो p की मात्रा यानी प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी। आप यहाँ एक चीज़ और देखिए कि m क्या कर रहा है, p को प्रभावित कर रहा है, ये p से प्रभावित नहीं हो रहा है, p को प्रभावित कर रहा है, यानी कीमत को प्रभावित कर रहा है। यानी यहाँ पर कीमत क्या है, एक निष्क्रिय घटक बना हुआ है, ठीक है। सक्रिय घटक का मतलब होता है कि वो खुद आप प्रभावित कर रहा है, लेकिन यहाँ पर यह प्रभावित हो रहा है। अब हम एक इसी का एक इक्वेशन देख लेते हैं। इसमें आप देखिए कि मान लीजिए मुद्रा की जो मात्रा है वे 20,000 रुपये हैं और इस मुद्रा की मात्रा 20,000 में आप ये देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है, जो मुद्रा का प्रचलन वेग है वो 8 दे रखा है यहाँ पे। इसी तरीके से एम डैश जो दे रखा है वह एम डैश आपके यहाँ पे देखिए आप 30,000 रुपये हैं और वेलोसिटी जो दे रखी है साख मुद्रा की वह है 4, ठीक है। इसी प्रकार से ट्रेड जो वस्तु और सेवाओं की या व्यापार की जो मात्रा है वह 40,000 इकाई दे रखी है। तो अगर हमें पी का मान ज्ञात करना है तो आप फॉर्मूले के अंदर इन सभी डाटा को रख देंगे तो पी वो आपका मान जो आएगा 20,000 इंटू 8 प्लस 30,000 इंटू 4 अपॉन 40,000। तो इस तरीके से जो आपके कीमत का मान आएगा वो आएगा 7 रुपये प्रति इकाई, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मनी सप्लाई बढ़ा दी जाती है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है पी के ऊपर, हमें ये पता लगाना है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए मनी सप्लाई जो कि पहले 20,000 रुपये थी इसको बढ़ाकर हमने 40,000 रुपये कर दी, ये मनी सप्लाई हमने बढ़ा दी, ठीक है। मनी सप्लाई को बढ़ा दिया है और ये मनी सप्लाई जो पहले 20,000 थी इसको हम बढ़ाकर 40,000 कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूले में उपयुक्त मानों को रख देंगे तो आपको इसमें पता चलेगा जो कीमत है, कीमत जो 7 रुपये प्रति इकाई थी वह बढ़कर 14 रुपये प्रति इकाई हो गई है। यानी जैसे ही आपने मुद्रा की मात्रा बढ़ाई, मुद्रा की मात्रा बढ़ाने से ही कीमतों में भी कीमतें भी बढ़ गई हैं। इसको हम अगर यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम में अगर आप देखें तो जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है कीमत स्तर में भी बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ कीमत स्तर किसी एक वस्तु की नहीं है, पर्टिकुलर वस्तु की नहीं है, ये है सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर में सभी वस्तुओं और सेवाओं को की नॉर्मल प्राइस को हम ले लेते हैं, औसत प्राइस को हम लेते हैं, ठीक है। ये आपका ये हो गया। अब है फिशर का जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत है, उस परिमाण सिद्धांत की मान्यताओं की बात करें तो इन्होंने पी को एक निष्क्रिय घटक बताया है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर पी निष्क्रिय घटक है, साथ में सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया साख मुद्रा एम, यहाँ पर जो है साख मुद्रा एम डैश कानूनी मुद्रा के एक निश्चित अनुपात का फलन है, ठीक है। साख मुद्रा को सम्मिलित करने से मुद्रा और मूल्यों के परिमाणात्मक संबंधों में सामान्यतः कोई विघ्न नहीं पड़ता है। थर्ड इन्होंने लिया है मुद्रा मात्रा में परिवर्तन का चलन गति पर सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वी और वी डैश स्थिर रहते हैं चाहे मुद्रा की मात्रा घटे अथवा बढ़े,
ठीक है। नेक्स्ट है व्यापार की मात्रा भी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित ना होकर स्थिर रहती है, क्योंकि व्यवसाय प्रवाह प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा एवं तकनीकी दशाओं पर निर्भर करता है, मुद्रा की मात्रा पे नहीं। किसी भी व्यवसाय या आप कह सकते हैं वस्तुओं की मात्रा पर सबसे मेन प्रभाव ये मानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास में कितने हैं और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस आप कितनी कर रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। मनी सप्लाई बढ़ाने से ही आप वस्तु और सेवाओं की मात्रा को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इनको इन्होंने स्थिर रखा है। इस प्रकार एम डैश वी डैश और टी आदि समस्त घटकों को स्थिर बताने से अन्य बातें समान रहने की युक्ति द्वारा फिशर ने मुद्रा की क्रय शक्ति और मुद्रा की मात्रा में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध स्थापित कर दिया है। आज की हमारी क्लास इतनी ही। धन्यवाद।